हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो जैसा आप देख सकते हो, नाम आपको दिखाई दे रहा है कि आज हम सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेटा, हम इससे पहले 12th की पूरी एक जर्नी तय कर कर आ रहे हैं यहाँ तक। हमने पहले हैंडबुक से रिवाइज किया आनंद सर के साथ, फिर हमने बिटवीन दी एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस किए, ठीक है, हमने एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखे और आज हम ऑल इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट देख रहे हैं। बेटा, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप उनमें से एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिसिप्लिन से ये चारों वीडियोस करी हैं, ये चारों लेक्चर्स अटेंड किए हैं, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा बेहतर 12th का रिवीजन हो नहीं सकता। हमने एक एक एस्पेक्ट 12th का कवर किया है, डिटेल में किया है, क्वेश्चंस के फॉर्म किए हैं, जिस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है वो भी किया है। जैसे आज अगर हम साइंटिस्ट देख रहे हैं तो पहले हम साइंटिस्ट पढ़ चुके हैं इन लेक्चर्स में, लेकिन हम फिर भी इनको अलग से ले रहे हैं ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो हमें पता हो, प्लस हमारा एक और रिविजन हो जाए। क्यों ना हमारा एक और रिविजन हो जाए, हम कोई भी तरीके से क्वेश्चन को देखने का नजरिया भी ना खो दें, वो भी हमको चाहिए। तो अगर आपने सच में डिसिप्लिन से लेक्चर्स देखे हैं बेटा, ट्रस्ट मी, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से बाहर आएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट। काफ़ी जर्नी आपने यहाँ तक तय कर ली है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, तो जाओ, सारे लेक्चर्स आपके पास है, उनको देख लो। आपको खुद से कुछ दिमाग नहीं लगाना इस टाइम। मुझे पता है बच्चे पैनिक कर रहे हैं, पर पूरा शेड्यूल आपके पास है। किस तरीके से रिविजन करना है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आपको प्रोवाइड करें। आपको बस लेक्चर अटेंड करना है और निश्चिंत हो जाना है। आपकी पूरी रिविजन यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अगेन, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आज साइंटिस्ट आपको आते होंगे, तो खुद से भी याद रखना और रिवीजन करने की कोशिश करना। और अगर नहीं आते हैं तो अब पहली बार आपको याद हो जाएंगे, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं बेटा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, t.me/anandmani001, है ना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, एनोटेटेड पीडीएफ्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, चैनल पर न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी रिवीजन टाइम है, एग्जाम बहुत पास है, तो एकदम शेड्यूल से लर्निंग आपकी यहाँ पर चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अभी आने वाले हैं। बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशंस आप मिस मत ना करो और हमारे साथ साथ चीज़ें रिवाइज कर सको, है ना। ऑल्सो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं बेटा, माय नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, है ना। तो सारी इंट्रोडक्शन हो गई, तो अभी हम शुरू करते हैं और सारे साइंटिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा, पहले आपको गुड न्यूज़ देती हूँ मैं। जो पहली यूनिट है ना, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई मेजर साइंटिस्ट नहीं, इनफैक्ट कोई साइंटिस्ट ही नहीं जिससे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको हमें छोड़ देना है, हमें पढ़ना ही नहीं है। फिर आती है आपकी यूनिट जेनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत मैक्सिमम वेटेज रखती है वो। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, तीनों में साइंटिस्ट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मेजर साइंटिस्ट आपको इन तीनों में मिलेंगे, बाकी पूरी बुक में कोई बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं है, इक्के दुक्के ही हैं, उनको हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो सबसे पहला नाम ही मेंडल का आता है, जीजे मेंडल, जिनका पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जोहान मेंडल। यहाँ पे जोहान लिखा नहीं हुआ है, ग्रेगर जोहान मेंडल, मैं लिख देती हूँ, ये पूरा नाम था इनका। और ये जो साइंटिस्ट थे जोहान मेंडल, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप जानते हो बेटा, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहते हैं इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे पहला जेनेटिक्स पे स्टडी इन्होंने किया था। 7 ईयर्स के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसकी डेट एनसीईआरटी में लिखी हुई है 1856 से 1863, इसको आपने याद रखना है। कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने? किए थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किए थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट। आपको पता है इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? इन्होंने किए थे गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, ठीक है। और इन्होंने हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉज भी इन्होंने दिए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग में इन्हीं का है, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, जीजे मेंडल या ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो इस चैप्टर में आते हैं आपके लिए, वो है आरसी पुनेट, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आ रहे हैं वो है आरसी पुनेट। ये जो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी हुई थी, इस स्टडी को ईजी बनाने के लिए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाई थी, कि अगर आपको पता है कि अच्छा ये और ये गैमेट मुझे मिलेगा इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कितने तरीके के जाइगोट बन सकते हैं, उनका क्या नंबर होगा, इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन बनाई थी, ठीक है। ये स्टडी इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन बनाई थी, उसको हम बोलते थे पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर के बारे में हमें आरसी पुनेट साइंटिस्ट ने दिखाया था। तो पुनेट और पुनेट इजी हो जाएगा, कुछ अलग आपको याद नहीं करना। नेक्स्ट देखो, मेंडल ने जब अपना काम किया था तब वो काम इतना वेल नोन नहीं हो पाया था, है ना, पब्लिश इतना वाइडली लोगों तक नहीं पहुंच पाया था, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की
ग्रुप जो आपको याद रखना है वो है ये 3 साइंटिस्ट, हुगो डी व्राइस, कोरेंथ और वॉन स्कीमा, कि वो 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1900 में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था, इंग्लिश में पब्लिश किया था, पूरा का पूरा वर्क रीडिस्कवर किया था, क्योंकि तब तक हमें क्रोमोसोम्स जीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और इन्होंने तब मेंडल का वर्क देखा और उनको ये समझ में आया कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ऑलरेडी डन है, तो इन्होंने उसी को रिपब्लिश किया था, है ना। तो इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल का वर्क, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन तीनों साइंटिस्ट का नाम हुगो डी व्राइस, कोरेंज और स्कीमा, ठीक है। फिर देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपने मेरे साथ बिटवीन दी एनसीईआरटी लाइन वाले में कई बार ये क्वेश्चन आया है, 2 बार तो इनफैक्ट मुझे पक्का से याद है जो हमने सॉल्व किया है। किसने दी थी ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? 2 साइंटिस्ट का नाम सटन और बॉबरी, बहुत अच्छे से याद रखना है। ये थ्योरी क्या कहती थी बेटा कि जिस तरीके से जीन सेग्रीगेट कर रहा है उसी तरीके से क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है, तो इनमें एक रिलेशन है। 1902 में साइंटिस्ट का नाम सटन और बॉबरी, ठीक है, फुल नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बताया था कि पेयरिंग और सेपरेशन जिस तरीके से पेयर ऑफ क्रोमोसोम का होता है वैसी फैक्टर्स या जीन्स का होता है, सिमिलैरिटी है। यही थी आपके पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस चैप्टर में जो और साइंटिस्ट का नाम आ रहा है वो है इंपॉर्टेंट एल्फ्रेड स्टूटवेंट। ये कौन थे बेटा? ये मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे। मॉर्गन ने हमें लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, ये उन्हीं के स्टूडेंट थे। उन्होंने ये रिकॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट से मैपिंग करी थी, क्रोमोसोम पे जीन्स की मैपिंग करी थी कि 2 जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, है ना। अगर आपके पास एक क्रोमोसोम है, आपको पता है यहाँ पर जीन ए और जीन बी है, कैसे कैसे पोजीशन होगी, कितना डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं जीन मैपिंग। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जीन मैपिंग या क्रोमोसोम मैपिंग। तो ये जीन मैपिंग करना, ये क्रोमोसोम मैपिंग करना, ये वर्ड जब भी आ जाए इसको किससे मैच करोगे? एल्फ्रेड स्टूटवेंट। ये पहले थे जिन्होंने जेनेटिक मैप्स बनाए थे, क्रोमोसोमल मैपिंग की थी, ठीक है। इसको जीन मैपिंग भी बोलते हैं, क्रोमोसोमल मैपिंग भी बोलते हैं, इसको क्रोमोसोमल मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट फिर से लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में हमें किसने बताया था? टीएच मॉर्गन, पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन। मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन था? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पे काम किया था। और हमें किसके बारे में बताया था कि 2 जीन्स के बीच में जो लिंक होता है उसको आप बोलते हो लिंकेज, और आपको इसमें रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने हमें लिंकेज के बारे में बताया, रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया। इनका मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन था? ड्रोसोफिला। साइंटिस्ट का नाम क्या था? थॉमस हंट मॉर्गन। इसीलिए थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मॉडल ऑर्गेनिजम्स क्या क्या डिस्कवरी करी, साइंटिस्ट का नाम, और इसलिए उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको पता है जीजे मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आपको पता है थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ए गैरोड है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ए गैरोड है, ए गैरोड है, ठीक है। याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लो। अच्छा, एक्स बॉडी के बारे में, जहां सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक आता है ना इस चैप्टर में, तो वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे थे इंसेक्ट्स में। कौन कर रहे थे? साइंटिस्ट का नाम हैंकिंग। इन्होंने देखा इंसेक्ट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है, जब इंसेक्ट्स अपना स्पर्मेटोजेनेसिस बनाते हैं उसमें से एक गैमेट में ये स्ट्रक्चर जाता है और दूसरे गैमेट में ये स्ट्रक्चर नहीं जाता। जो ये स्ट्रक्चर जा रहा था वो एक्स शेप का दिख रहा था, इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। बाद में पता लगा ये और कुछ नहीं, एक्स क्रोमोसोम है। और ये भी पता चला कि ज्यादातर इंसेक्ट में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो मेल हेट्रोगैमेटी से होता है। वो कैसे होता है? मेल हेट्रोगैमेटी से। ये चीज हमने अच्छे से डिस्कस की हुई है बेटा। मेल हेट्रोगैमेटी में भी कौन सा इनके पास पैटर्न है? एक्स 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 ओ, जिसमें एक्स ओ इनके मेल होंगे और एक्स एक्स इनकी फीमेल होंगी। तो इनके मेल में एक एक्स होगा एक ओ, तो एक ही गैमेट के अंदर एक्स जाता था, दूसरे के अंदर जाता नहीं था। ये वही एक्स बॉडी थी जिसकी डिस्कवरी हैंकिंग ने की थी। तो याद रखना, हैंकिंग ने एक्स बॉडी की डिस्कवरी की थी इंसेक्ट्स में। ये हो गया साइंटिस्ट का नाम हैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लास्ट चीज जो इस चैप्टर में बताइए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी साइंटिस्ट ने की थी लैंगडन डाउन, इसीलिए इस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम है। ये बीमारी कैसे होती है बेटा? 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। जो भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है ना किसी भी चीज से, वो मैं आपको हर बार साथ साथ रिवाइज करवाती हूँ, ताकि एटलीस्ट कभी तो आपके दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा। जितनी बार भी ये चीज आ रही है मैं उतनी बार आपको रिवाइज करवाती हूँ, है ना। तो 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से डाउन सिंड्रोम हुआ था, साइंटिस्ट का नाम लैंगडन डाउन।
सिंपल थे साइंटिस्ट होगा यहाँ पे। फिर आता है आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, स्टार्ट होता है वो चैप्टर डीएनए से, है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है ये सब वो सब। तो सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस में हमको मिला था एज एन एसिडिक मटेरियल, और कुछ नहीं, हमें इतना पता था कि एक एसिडिक मटेरियल है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी वो कौन थे, फ्रेडरिक मिशर, और उनको नहीं पता था डीएनए को डीएनए कहना, तब इन्होंने उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की थी न्यूक्लियन, है ना। तो किस नाम से फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को बुलाया था, न्यूक्लियन, ठीक है। फिर बाद में आपको डीएनए का स्ट्रक्चर्स और वो सब वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, ठीक है। तो आगे आए तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, ये डेटा किसने ऑब्टेन किया था, दो साइंटिस्ट थे, विल्किन और फ्रैंकलिन। डीएनए पर एक्सरे डिफ्रैक्शन कर एक डेटा ऑब्टेन किया, किसका डेटा था, विल्किन और फ्रैंकलिन। लेकिन इस डेटा का यूज कर डीएनए का मॉडल देने का काम किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक। याद रखना, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बीडीएनए देना वाटसन एंड क्रिक ने किया था। इसका ईयर भी आपको याद रखना है, 1953। इन्होंने विल्किन और फ्रैंकलिन के डेटा को यूज किया, डेटा एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा था, यूज किया किसने यूज किया, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। और इस डेटा का यूज कर इन्होंने हमें बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन्होंने हमें डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। याद रखना किस साइंटिस्ट ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। डेटा किसका यूज किया था, विल्किन एंड फ्रैंकलिन। एक ही पेज पे आपके लिए ले आई हूं, एंड यस ऑफ कोर्स ईयर भी आपको याद रखना है, 1953। ये जो दो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं कि वाटसन ने इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज स्टडी किया था और एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन की क्रिक ने स्टडी की थी, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। जब चैप्टर स्टार्ट होता है, जब यूनिट स्टार्ट होती है, उसके स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, वहां ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वाटसन की पीएचडी इस टॉपिक पे थी, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, और क्रिक की स्टडी, पीएचडी की स्टडी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो इस पे थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सब ये प्रोड्यूस किसने किया था डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, विल्किन और फ्रैंकलिन। इसका यूज कर मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। बस आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। फिर हमको पता है कि ये प्रूव करने की बात आ गई थी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला, ट्रांसफॉर्मेशन किया था। कौन से साइंटिस्ट ने किया था, ग्रिफिथ ने किया था, है ना। ग्रिफिथ ने किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली थी, एक स्मूथ स्ट्रेन, एक रफ स्ट्रेन, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो एक हीट किल्ड स्ट्रेन ली थी, एस वाली, और साथ में लिया था लाइव आर स्ट्रेन, ठीक है। और इनको किस में इंजेक्ट किया था, माइस में, और माइस की डेथ हो गई थी, जिससे इन्होंने प्रूव किया था कि कुछ तो ऐसा है एस स्ट्रेन से जो कि आर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है और आर को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था, किसका था, ग्रिफिथ का था। इस एक्सपेरिमेंट, ये पूरा सीक्वेंस है बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का सीक्वेंस है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया, ग्रिफिथ ने। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज ट्रांसफर हो रही है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है ये नहीं पता था। तो उसका बायोकेमिकल नेचर पहचानने में किसने मदद की थी, 3 साइंटिस्ट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एवरी, मैकलोड और मैककार्टी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने, ये नहीं पता था क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसका केमिकल नेचर किसने बताया, एवरी, मैकलोड, मैककार्टी। ये सब साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों ने उसको डिस्कवर किया। लेकिन फिर फाइनली द अनइक्विवोकल प्रूफ देना कि यस डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जो की टर्मिनोलॉजी है ना वो ये है की टर्म, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए, ये बोला जाता है बार बार। ये अनइक्विवोकल प्रूफ मतलब फाइनल प्रूफ कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये फाइनल प्रूफ हमें किसने दिया था, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था। हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इन्होंने क्या रेडियो एक्टिविटी यूज की थी, तो इन्होंने जो प्रोटीन है उसमें सल्फर की रेडियो एक्टिविटी यूज की थी और डीएनए में फॉस्फोरस की, ठीक है, 32। ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहला ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग, बायोकेमिकल नेचर, एवरी, मैकलोड, मैककार्टी, और अनइक्विवोकल प्रूफ, हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट। याद रहेगा, हमको याद रहेगा। आगे देखो रेप्लिकेशन के बारे में किसने बताया था, फिर से वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने हमें डीएनए का मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, बीडीएनए दिया था, उन्होंने रेप्लिकेशन स्कीम के बारे में बताया था। इनफैक्ट इनमें से जो क्रिक है इन्होंने हमको सेंट्रल डॉगमा के बारे में भी बताया था, है ना। चलो अच्छा अगेन आपको पता है डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे है, सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक से। इन्होंने हमें बताया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक से होती है, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाए थे इस बात को। तो इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट आए थे मीजलसन एंड स्टैल। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है मीजलसन एंड स्टैल। मीजलसन एंड स्टैल ने क्या यूज किया था बेटा, मीजलसन एंड स्टैल ने N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, है ना, किस मीडियम में,
अमोनियम क्लोराइड का मीडियम लिया, हैवी आइसोटॉप वाला डीएनए लिया, फिर उसको एक सेकेंड मीडियम दिया जिसमें लाइट आइसोटॉप यूज किया था, है ना, और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ये सब कीवर्ड्स हैं जो मीजल्सन एंड स्टैल के एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और ये डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, ये प्रूव किया था मीजल्सन एंड स्टैल ने। सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक को एक और साइंटिस्ट ने प्रूव किया था जिनका नाम था टेलर, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, विजिया फाबा बीन्स, है ना, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये सेम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, है ना, ये रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक और साइंटिस्ट ने किया था, टेलर ने किया था विजिया फाबा पे, फाबा बीन्स। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि बेटा कि यूकैरियोट्स में इन्होंने किया था, क्योंकि एक्चुअली जो मीजल्स एंड स्टाइल का एक्सपेरिमेंट था ना वो इकोलाई में था, है ना, वो प्रोकैरियोट में था। बाद में हालांकि ये प्रूफ यूकैरियोट में भी हुआ था, पर ये विजिया फाबा पे हुआ था, ठीक है। तो किसने बताया हमें, मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, किसने बताया हमें डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, वॉटसन एंड क्रिक। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, मीजल्सन एंड स्टाइल। विजिया फाबा पे ये प्रूफ हमें किसने दिया, टेलर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, सेंट्रल डोगमा क्रिक ने दिया था, ये बात बता चुकी हूँ। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम था क्रिक। सेंट्रल डोगमा क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेटा कि डीएनए है, वो डीएनए अपने आप से रेप्लिकेट कर कर नया डीएनए बनाता है, इसको आप बोलते हो रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको आप बोलते हो ट्रांसलेशन। तो पूरा इन्होंने हमें सिस्टम बताया था कि किस तरीके से डीएनए डिकोड होता है, फाइनली प्रोटीन बनता है जो इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। आरएनए से वापस डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सेंट्रल डोगमा हमें क्रिक ने दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, जॉर्ज गेमाउ। ये भी हमने डिस्कस किए हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किए। जॉर्ज गेमाउ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि कोडोन ट्रिपलेट है, मतलब एक कोडोन जिससे एक अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, एक कोडोन से एक अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, उस एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यानी कि एक कोडोन ट्रिपलेट है। एनसीईआरटी लिखती है ये बहुत बोल्ड प्रोपोजिशन था जो जॉर्ज गेमाउ ने दिया था, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बहुत बोल्ड प्रोपोजिशन था, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, है ना, इसको प्रूफ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसको प्रूफ करने में अलग अलग साइंटिस्ट की डिस्कवरीज ने हमें मदद की थी, जिनमें हरगोबिंद खुराना का नाम लिया गया है ना। यहाँ पर नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम लिया जाता है वो हरगोबिंद खुराना ही थे बेटा, इनकी अलग अलग नहीं है, ये एक साथ है, इनको एक साथ लिख दो, हरगोबिंद खुराना, ठीक है, इन साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करे थे, है ना, बॉडी के बाहर आरएनए मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज किए थे अलग अलग बेसिस को कंबाइन कर कर, क्योंकि हमें कोडोन बनाना था देखने के लिए कि इस कोडोन से प्रोटीन बनता है या नहीं। तो अलग अलग बेसिस का कॉम्बिनेशन लिया, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाए। ये हरगोबिंद खुराना की डिस्कवरी थी। इसने मदद किया किसको प्रूफ करने में कि एक कोडोन ट्रिपलेट का बना होता है। इस बात को प्रूफ करने में हेल्प हुई थी बेटा हरगोबिंद खुराना की इस डिस्कवरी से। दूसरी चीज जिसने मदद की थी वो था सेल फ्री सिस्टम में हम आरएनए से प्रोटीन बना पा रहे हैं। हमें देखना था ना आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, कितने कितने न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं, तो हमें ये प्रोटीन सिंथेसिस करना था बॉडी के बाहर। तो सेल फ्री सिस्टम में हम इस प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाए ताकि हम देख पाए कि किस तरीके से कोड डेसिफर होता है। प्रूव करना था ना, वही सेम एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 3 साइंटिस्ट का नाम है। तो इनका नाम यहाँ पर आ जाता है आपके पास नीरेनबर्ग। पहले साइंटिस्ट जॉर्ज गेमाउ ने बता दिया कि ट्रिपलेट का बना हुआ है कोडोन, बात खत्म। उसको प्रूव करने में जिन साइंटिस्ट ने मदद की, हरगोबिंद खुराना, उन्होंने हमें कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर से, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर से आरएनए के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने में मदद करी, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ कोर्स, ठीक है। सेल फ्री सिस्टम में उस आरएनए से प्रोटीन बनाने में मदद किया नीरेनबर्ग ने, ठीक है। एक एंजाइम का नाम भी यहाँ पर आता है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, उसको सेवरो ओकोआ एंजाइम भी कहते हैं। ये किसमें मदद करता था बेटा, ये एंजाइम आरएनए, देखो फॉस्फोराइलेज है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा और आरएनए बनाएगा, तो ये आरएनए का सिंथेसिस करने में मदद करता था, ठीक है। आरएनए का सिंथेसिस करने में मदद करता था। एकदम फिक्स्ड सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस आपने चूज कर रखा है उस एकदम फिक्स्ड सीक्वेंस से आपको आरएनए बनाने में मदद की जाएगी, ठीक है, लेकिन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, इस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है,
ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे साइंटिस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है। एंजाइम का नाम क्या है? सेवेरो ओक्वा एंजाइम। फिर से रिवाइज कर लो, जॉर्ज गमाउ ट्रिपलेट के बारे में बताया, हरगोबिंद खुराना कोपॉलीमर होमोपॉलीमर से आरएनए बनाना बताया। फिर आपके पास सेल फ्री सिस्टम नीरेनबर्ग ने दिया प्रोटीन बनाने के लिए, और सेवेरो ओक्वा एंजाइम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए सिंथेसिस करने में मदद करने वाला एंजाइम, प्रूफ करने के लिए, है ना, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लैकोपोरोन कौन से साइंटिस्ट ने दिया? जेकोब एंड मोनार्ड। जेकोब एंड मोनार्ड लैकोपोरोन के बारे में बताया। फिर आपका आ जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपके पास है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ये किस पर, ये मेथड कौन सा है बेटा? सीक्वेंसिंग मेथड, सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। कौन से साइंटिस्ट ने दिया? फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर पे ही पूरी मशीन चलती है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स की मशीन चलती है। ठीक है, तो सैंगर ने ही हमें अमीनो एसिड सीक्वेंसेस इन प्रोटीन को डिटरमाइन करने का मेथड बताया था। फ्रेडरिक सैंगर का सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड था। ठीक है, सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड था। अभी आपने देखा इस मेथड का यूज कर ही आपने ये मशीन्स बनाई थी, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, है ना। फाइनली आप इनसे अमीनो एसिड्स का सीक्वेंसेस प्रोटीन में पता लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसने दी? एलेक जेफरी। जेकब एंड मोनार्ड ने हमारा लैकोपोरोन डिस्कवर किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इवोल्यूशन। एवोल्यूशन अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट की बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज थी, है ना। उसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी की को डिसमिस किसने किया था? पहले एक थ्योरी आ रही थी आपके पास जिसका नाम था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, कि अपने आप नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बनी है। इसको डिसमिस किया 3 साइंटिस्ट, रेडी स्पेलेंजानी और लुइस पैस्चर। मैंने आपको बताया था, जिसमें से एनसीईआरटी एक ही नाम लिखती है, लुइस पैस्चर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी एक ही नाम लिखती है, लुइस पैस्चर, ये आपको याद रखना है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। लुइस पैस्चर ने क्या कहा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती, एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, उससे लाइफ बनती है। ये बात हमें लुइस पैस्चर ने समझाई थी। ठीक है, आगे आ जाओ। ओपेरिन एंड हेल्डेन, इनसे क्या क्वेश्चन आएगा बेटा कि इन्होंने थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन दी थी। इन्होंने थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन दिया था। इन्होंने कहा था कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या केमिकल से बनता है। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ओपेरिन एंड हेल्डेन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि लाइफ किससे बनी है? प्रीवियसली एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, केमिकल से बनी है। ठीक है, ठीक है। ओपेरिन और हेल्डेन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? यूरे एंड मिलर। याद है आपको किसने किया था? एसएल मिलर एंड यूरे, 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने अर्ली एनवायरनमेंट क्रिएट किया था अपनी लैब में। कौन कौन सी गैसेस यूज की थी? मिथेन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन और अमोनिया, है ना। मिथेन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन और अमोनिया। 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट किया और इनको वो सारे अमीनो एसिड्स मिले थे जो कि केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी में प्रूव किए गए थे। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मिलर एंड यूरे। थ्योरी किसकी थी? ओपेरिन एंड हेल्डेन। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी किसने दी थी? लेमार्क। किसने दी थी? लेमार्क, जो डिस्कार्ड कर दी गई थी बाद में, है ना। फिर आओ आगे, फिर आओ आपके पास डार्विन। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कौन सी थ्योरी दी थी? कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था कि फाइट होती है इंडिविजुअल्स के बीच में, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, उसकी वजह से वेरिएशन होता है और नया इंडिविजुअल बनता है। इनकी शिप का नाम बहुत फेमस था, HMS बीगल, है ना, और इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एल्फ्रेड वॉलेस। एल्फ्रेड वॉलेस कहाँ पर इनकी स्टडी थी? इनकी स्टडी थी मैले आर्किपेलागो में, और इनके रिजल्ट्स लगभग डार्विन जैसे थे, इनको सिमिलर रिजल्ट्स मिले थे डार्विन जैसे। इसीलिए कहते हैं कि एल्फ्रेड वॉलेस और डार्विन ने मिलकर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया था। ठीक है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हम डार्विन को ही कहते हैं, डार्विन को ही देते हैं। ठीक है, फिर कौन से साइंटिस्ट की बात हुई है बेटा? मैल्थस। मैल्थस का वर्क था, मैल्थस का वर्क पॉपुलेशन पे था, और मैल्थस के वर्क से डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे। ये इतने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता। फिर देखो हुगो डी व्राइस। हुगो डी व्राइस ने इस चैप्टर में, अब हुगो डी व्राइस का नाम आपने रीडिस्कवरी में भी देखा था, है ना, मेंडल के वर्क की। यहाँ पर इन्होंने हमें आइडिया ऑफ म्यूटेशन दिया है बेटा, और म्यूटेशन के लिए वो क्या टर्म यूज करते थे? सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब समझते हो? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होना, है ना, लार्ज वेरिएशन आना। तो हुगो डी व्राइस ने सॉल्टेशन या म्यूटेशन के बारे में दिया था। और कौन से प्लांट पर इनके एक्सपेरिमेंट थे? ओइनोथीरा लेमार्कियाना।
ओइनोथीरा लैमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है, इन पर एक्सपेरिमेंट है, हुगो डी वराइस। हो गया, आगे चलो आगे चलो। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम नहीं है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन थे तो मैंने यहाँ पर लिख लिया आप लोगों के लिए। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट या एविडेंस क्या कहता था कि जो एम्ब्रियो की स्टेज होती है ना, वो अपने एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स शो करती है। मतलब अगर हम एज एन ऑर्गेनिज्म है तो हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी वो हमारे एंसेस्टर्स के कैरेक्टर शो कर रही है, जो हम अपनी एडल्ट लाइफ में शो नहीं करते, लेकिन मेरे एम्ब्रियो ने उसको शो किया था। ठीक है, ये थ्योरी किसकी थी? ये थ्योरी अर्न्स्ट हैकल की थी। ये थ्योरी किसकी थी? अर्न्स्ट हैकल की थी। लेकिन इसको डिसमिस किसने किया था? इसको डिसमिस किसने किया था? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने डिसमिस किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, इन्होंने डिसमिस किया था और ये थ्योरी इनकी थी, अर्न्स्ट हैकल की थी। ठीक है, फिर देखो हार्डी विनबर्ग। अब हार्डी विनबर्ग का पूरा अपने आप में इक्विलिब्रियम है ना, तो अलग से नहीं पढ़ते, इन्होंने पूरा इक्विलिब्रियम दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर आप एक अलील की फ्रीक्वेंसी देखने चलो, जीन में एक अलील की फ्रीक्वेंसी देखने चलो, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को P बताते थे, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को Q बताते थे, और ये क्या बोलते थे? P + Q = 1, है ना। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हार्डी विनबर्ग का इतना ही कहना था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना एक अलील की, वो कांस्टेंट रहती है, वो फिक्स्ड रहती है, ये बात कहते थे वो हार्डी विनबर्ग। ठीक है, ठीक है, चलो फिर हमारे पास कौन आ रहे हैं? अब यहाँ पर हमारा एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है, मेजर साइंटिस्ट एवोल्यूशन के आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है? ये थोड़ा सा अड़ रहा है ना, थोड़ा सा लैग कर रहा है, देखें इधर वाईफाई कनेक्टेड है, वाईफाई तो कनेक्टेड है, पता नहीं क्यों थोड़ा लैग कर रहा है। एनीवे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो मैं बताऊं, दो ही साइंटिस्ट के मेजर नाम आपको मिलेंगे, स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, दो ही साइंटिस्ट आएंगे। स्वामीनाथन आपको पता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन स्वामीनाथन की है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ्स में दी हुई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इनको बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस बनाई थी, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट भी बनाई थी, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस भी बनाई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। अगर कोई आपको बोले फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है बेटा, नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिकन साइंटिस्ट थे। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? मैक्सिकन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बनाई थी वीट की। ठीक है, एट ICWMI। ये ICWMI क्या है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। तो वहां पर इन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ वीट बनाई थी। इनकी वीट की वेराइटीज का क्या नाम था? सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो 64। ये इनकी वीट वेराइटीज का नाम था बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। सोनोरा 64, लर्मा रोजो 64। ठीक है, इसी का यूज कर आपके MS स्वामीनाथन ने इंडिया में इसकी वीट वेराइटी बनाई थी, जिसका नाम था शरबती सोनारा, जिसका नाम था शरबती सोनारा। ठीक है, उस डिटेल में नहीं जाते हैं, साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हम MS स्वामीनाथन को मानते हैं, जिन्होंने लैब टू लैंड इनिशिएटर बहुत सारी चीजें दी थी। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ राइस भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे, इन्होंने वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बनाई थी ICWMI पे, ये दोनों वीट वेराइटीज का नाम था। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फ्लेमिंग की बात, माइक्रोब के पूरे चैप्टर में एक ही साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने सेरेंडिपिटी से पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। पहली एंटीबायोटिक का क्या नाम था? पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन किससे आपको मिली थी? पेनिसिलियम नोटेटम से, है ना। फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, उनसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलिन, बस। तो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट है नहीं। स्ट्रैटेजीज में भी दो ही हैं, स्वामीनाथन और बोरलॉग, और माइक्रोब में तो एक ही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी, बस। ठीक है, फिर आप आगे आएंगे तो आपको बायोटेक वाला चैप्टर मिलेगा, उनमें मेजरली एक ही साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, कोहेन एंड बॉयर। ठीक है, आपको डिटेल में बता देती हूँ बेटा कि बॉयर ने ये ऑब्जर्व किया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है DNA में कट लगाने की। ठीक है ना। और स्टैनली कोहेन ने ये तो काम किया था, बॉयर ने। कोहेन ने क्या डिस्कवर किया था कि किस तरीके से प्लाज्मिड निकालेंगे और फिर वापस उसको रीइंसर्ट करेंगे, ये टेक्निक इन्होंने डिस्कवर की। और ये दोनों टेक्निक RDNA बनाने के लिए जरूरी थी। ये डिटेल आपको याद नहीं करनी,
पर अपनी अपनी टेक्निक्स का यूज कर कर दोनों ने मिलकर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ये याद रखना है, ये हमने किया भी है, इक्वेशन किया है ना, किया है तो थम्स अप दिखा दो मुझे लाइव चैट में। हमने किया है ये। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कोहेन एंड बॉयर ने बनाया था, और इन्होंने क्या किया था बेटा, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेकर इकोलाई में ट्रांसफर किया था। ये किया था इन्होंने, कोहेन एंड बॉयर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रामदेव मिश्रा, रिवर्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी। इसको याद रखना, फादर ऑफ इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। आगे आ जाओ। अच्छा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में कंपटीशन हेडिंग के नीचे गोस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसने दिया था कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? गोस ने। क्या कहता था ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल हमको ये कहता था कि अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो दो ऑर्गेनिजम्स वहां पर फाइट करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, और जो फिट होगा वो दूसरे को एक्सक्लूड कर देगा। ये था कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, आगे देखो रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में किसने बताया था? मैक आर्थर, है ना। इन्होंने 5 वॉर्बलर्स की स्टडी की थी, है ना, जो सेम ट्री पर रह रही थी, और उस सेम ट्री पर सरवाइव करने के लिए इन्होंने अपने फोरेजिंग पैटर्न्स चेंज किए थे। मैक आर्थर ने बताया था हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोसिस्टम सर्विस की कोस्ट किसने बताई थी? साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट कोस्टेंजा। और क्या कोस्ट दी थी इन्होंने? डॉलर्स में 33 ट्रिलियन की। अगर आप इन सर्विस को एक प्राइस देने लग जाओ तो 33 ट्रिलियन का प्राइस आएगा। ठीक है, आगे देखो, बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन। ये पढ़ा है हमने, ये टर्म किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने दिया था। ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये याद है आपको? इस तरीके से कर्व है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहां पर बनता है ना। S इज इक्वल टू CA⁻Z, कि अगर एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये कर्व हमको दिया था, है ना। ठीक है, आगे आ जाओ। हर स्पीशीज डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में, ये हमें एक साइंटिस्ट ने बताई थी, डेविड टिलमैन ने हमें बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्सिटी हो। रीजन प्रूव नहीं कर पा रहे थे, तो इसका एक हाइपोथेसिस दिया था पॉल एलरिच ने, जिसे हम कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। याद है आपको? ये बताया किसने था? डेविड टिलमैन। और इसके लिए जो हाइपोथेसिस दी थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, वो किस साइंटिस्ट ने दी थी? पॉल एलरिच, जिन्होंने कहा था कि आप ऐसे समझो कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम एयरप्लेन की तरह है, और जो स्क्रूज उसमें लगे हुए हैं, रिवेट्स उसमें लगे हुए हैं, वो उसकी स्पीशीज है। तो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीके का स्क्रू, उसको उन्होंने रिलेट कर कर यहाँ पर समझाया था। ठीक है, बताया किसने था? टिलमैन ने। हाइपोथेसिस किसने दिया था? पॉल एलरिच ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लो। अब लास्ट चैप्टर जो है एनवायरमेंटल इशू, उसके अंदर जो साइंटिस्ट है बेटा वो केस स्टडीज वाले हैं, कोई अलग से नहीं है, पर अपना जो प्लास्टिक वेस्ट आ रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए एक साइंटिस्ट की स्टडी में हम उनको बोलते हैं, जिन्होंने मोटिवेट किया हमें, साइंटिस्ट नहीं, अहमद खान का नाम वहां पर है। अहमद खान, प्लास्टिक बनाने की इंडस्ट्री थी उनके पास, है ना। तो उन्होंने पॉली ब्लेंड बनाया था। जब उनको दिखा कि वेस्ट बहुत ज्यादा है तो इन्होंने पॉली ब्लेंड बनाया। पॉली ब्लेंड कैसे बना था बेटा? मॉडिफाइड रिसाइकल्ड प्लास्टिक है ये। प्लास्टिक को ही रिसाइकिल करके मॉडिफाई कर कर पॉली ब्लेंड बनाया था। बिटुमेन के साथ मिक्स कर कर वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज कर कर बैंगलोर में 40 किलोमीटर तक की रोड्स ले की थी उन्होंने, है ना। तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी इनकी। दूसरी स्टोरी जो इंस्पायरिंग थी वो रमेश चंद्र डागर की थी। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के होने वाला वेस्ट बचा दिया था, क्योंकि इन्होंने 0 केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया था। पूरे तरीके से इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी। और बाकी किसानों को इंस्पायर करने के लिए हरियाणा किसान वेलफेयर भी बनाया था, है ना। ठीक है, ये दोनों हमने केस स्टडीज में पढ़ा है। मोटिवेशनल लोग हैं, इंस्पायरिंग पीपल हैं, अलग से साइंटिस्ट में नहीं है। एक अहमद खान, एक रमेश चंद्र डागर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कवर हो जाते हैं। वैसे अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो मेजर साइंटिस्ट रिवाइज करने वाले जेनेटिक्स वाली पूरी यूनिट में, प्रिंसिपल्स, मॉलिक्यूलर और एवोल्यूशन में। उसके बाद तो एक दो ही नाम है, बहुत ज्यादा नाम आपके पास नहीं है। उसमें से भी मेजर नाम अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत सारे 12th के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। ऐसे ही डेडिकेशन से एंड तक लगे रहना है और नीट 2023 हमको निकालना है, अपने ड्रीम कॉलेज तक हमको पहुंचना है। ठीक है, तो इस तरीके से लगे रहो और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।